हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का न्यू चैप्टर चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे एसक्यूएल क्या होता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, एसक्यूएल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे माई एसक्यूएल में। अगर जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें ये तीन चीजें पता होनी चाहिए पहले। उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल में कुछ भी कर पाएँगे। उसके बाद हम एसक्यूएल फॉर डाटा डेफिनिशन पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होगा। एसक्यूएल फॉर डाटा मैनिपुलेशन, एसक्यूएल फॉर डाटा क्वेरी, डाटा अपडेशन एंड डिलीशन। ये जो फर्स्ट 3 पार्ट हैं, इनमें प्रैक्टिकल का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी के अंदर होंगे। आज के पार्ट में हम यही 3 पार्ट्स करेंगे कवर कंप्लीटली, मतलब आज कंप्लीटली थ्योरी होगी एसक्यूएल के ऊपर। नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है। थोड़ी बहुत सी थ्योरी है, वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी आपको इनका प्रैक्टिकल आना चाहिए। और ये चारों चीज़ें हमेशा पेपर में आती हैं। एसक्यूएल एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 में, और क्लास 12 में भी इसका चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास 11 का चैप्टर आता होगा तो क्लास 12 आप समझ पाएँगे, वरना आप क्लास 12 में जो एसक्यूएल का चैप्टर है उसको नहीं समझ पाएँगे। तो इसलिए आप यहाँ पे क्लास 11 में ध्यान से एसक्यूएल पढ़ें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इससे पहले हम चैप्टर 5 कर चुके हैं, इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अभी तक बची हुई हैं, उसकी क्लास बाद में आ जाएगी। जो उसमें बेसिक चीज़ें चाहिए थी एसक्यूएल के लिए वो पढ़ी जा चुकी हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले एसक्यूएल स्टार्ट कर दिया ताकि प्रैक्टिकल चैप्टर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो। आज की क्लास में सिर्फ थ्योरी होगी, ये ध्यान से पढ़िएगा तीनों टॉपिक्स, क्योंकि ये आपको समझ में आएँगे तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएँगे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिकल पे बहुत आते हैं। थ्योरी पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। मैंने जो कंप्लीट चैप्टर है उसको पॉइंट्स के अंडर कर लिया है, ताकि जो पॉइंट्स हैं वो ईज़ी हो रिमेंबर करने में, और जो भी अगर जो क्वेश्चन आए तो आप उसको जल्दी से जल्दी आंसर कर पाएँ मिनिमम टाइम लेकर। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस डिफरेंट होते हैं, जैसे माई एसक्यूएल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो सकता है, और पोस्टग्रेसक्यूएल हो सकता है, या फिर ओरेकल भी का भी हो सकता है। ये सब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? ओनली माईएसक्यूएल है। माईएसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सभी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी हो सकता है आपको ये ना पता हो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये आपको चैप्टर 7 में समझाया जाएगा। चैप्टर 7 समझने के लिए चैप्टर 8 इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 7 वरना समझने में बहुत ही मुश्किल होगी। एक बार आपको चैप्टर 8 आता होगा तो चैप्टर 7 में आपको डिफिकल्टीज़ नहीं होगी। जबकि अगर जो आपको चैप्टर 7 नहीं आता है तो भी आप चैप्टर 8 कर सकते हैं। इसलिए मैंने चैप्टर 8 पहले ले लिया है चैप्टर 7 से। तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं चैप्टर 7 की वो मैं आपको बीच-बीच में यहाँ पे बता दूँगा। बाकी हम डिटेल में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अगर मैं बताऊँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग होता है कि हम डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, उन डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स होती हैं, और वो जो टेबल्स हैं वो लिंक्ड होती हैं। डेटाबेसेस भी रिलेशनल रहते हैं, मतलब लिंक्ड रहते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसमें काम आती है। जो फाइल सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पे रिट्रीव करनी और चीज़ें रिट्रीव करना डाटा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ही ईज़ी रहता है। ये जो माईएसक्यूएल है, ये हमें अलाउ करता है कि हम डाटाबेस क्रिएट कर सकें, जिसमें रिलेशंस हो। रिलेशंस का मीनिंग मैंने आपको चैप्टर 5 में बताया था कि टेबल्स, रोज़ एंड कॉलम्स, ये 3 शब्दों का यूज़ एसक्यूएल में नहीं किया जाता। यहाँ पर नए शब्द होते हैं, जैसे कि टेबल्स की जगह हम यहाँ पर रिलेशंस का यूज़ करेंगे, और अगर जो हमें कॉलम बोलना है तो हम बोलेंगे एट्रिब्यूट्स, एंड अगर जो हमें रोज़ बोलना है तो हम बोलेंगे फील्ड्स। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही 3 चीज़ें आएँगी और आपको अपने आंसर में भी यही 3 चीज़ें लिखनी है। तो हम देखें तो ये हमें अलाउ करता है कि हम डाटाबेस बना सकें जिसमें रिलेशंस हो, मतलब टेबल्स हों, और उनको हम लिंक कर सकें, एक या ज़्यादा रिलेशंस को, मतलब टेबल्स लिंकिंग कर सकें हम, जिससे हम एफिशिएंट क्वेरीइंग कर सकें, डाटा को स्टोर करने की, रिट्रीव करने की और मैनिपुलेट करने की। तो यहाँ पर अगर जो हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को समझना स्टार्ट करें, तो अगर जो किसी को फाइल सिस्टम में डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए उसको एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना होगा, जो कि बहुत ही टफ काम हो जाता है। लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होता। ये एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है, और क्वेरी लैंग्वेज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है डाटाबेसेस में। क्वेरी लैंग्वेजेस अलग-अलग होती हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सबसे पॉपुलर है। फिर हम बात करते हैं एसक्यूएल को हम यूज़ करते हैं तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? जो एसक्यूएल है वो लर्न करने में ईज़ी रहती है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स हैं। मतलब अगर जो हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो इंग्लिश में जो सिंपल इंग्लिश की चीज़ें होती हैं वही एसक्यूएल में काम आती हैं, और ये केस सेंसिटिव नहीं होती। हमने जब पाइथन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था पाइथन केस सेंसिटिव है, जो कैपिटल होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए वो अपर केस में लेटर लिखा जाएगा, जो अल्फाबेट लोअर केस में होना चाहिए वो लोअर केस में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप अपर केस में लिखो, चाहे लोअर केस में लिखो, चाहे मिक्स अप लिखो, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव नहीं होती। नेक्स्ट अगर जो हमें डाटा रिट्रीव करना है, तो उस केस में हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमें डाटा कैसे चाहिए। हमें सिर्फ़ ये बताना है कि हमें कौन-सा डाटा चाहिए, क्या रिट्रीव करवाना है, बाकी का काम एसक्यूएल खुद कर लेता है। इसको भले ही ये क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो एसक्यूएल है, वो क्वेरीइंग के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कौन-सी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं? एसक्यूएल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर को। आगे आपको ये सारे प्रैक्टिकल में करना बताए जाएँगे, डिफाइन स्ट्रक्चर करना होता है,
डाटाबेस में मैनिपुलेटिंग होती है डाटा की, उसके अलावा कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर करने हैं और डाटा रिट्रीव करना है डाटाबेस से, ये सब एसक्यूएल करवा सकता है क्वेरीइंग के अलावा। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, माईएसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। माईएसक्यूएल के बारे में अगर हम जाने तो माईएसक्यूएल एक ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एक ओपन सोर्स आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये मैंने सिर्फ इंस्टॉलिंग के लिए दी हुई है। अगर जो किसी ने अब तक माईएसक्यूएल इंस्टॉल नहीं किया है, तो वो इस क्लास को करने के बाद माईएसक्यूएल इंस्टॉल कर ले, नेक्स्ट क्लास करने से पहले। और अगर जो किसी को इंस्टॉल करनी समझ में नहीं आ रही है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से देखकर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि जब आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो ऐसा प्रॉम्प्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपके लिए भी काम का नियम है, वहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी आपको समझा दूँगा। ये प्रॉम्प्ट देखने का मतलब है कि जो एसक्यूएल है वो अब रेडी है स्टेटमेंट्स लेने के लिए, अब वहाँ हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव है, तो कोई भी केस लिख सकते हैं। सेकंड, हमेशा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। अगर जो हमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये सेमीकोलन नहीं लगाएँगे, सीधा एंटर प्रेस कर देंगे जैसे हमारी लाइनें कंप्लीट होगी और फिर नेक्स्ट लाइन में इस वाले प्रॉम्प्ट की बजाय ये वाला प्रॉम्प्ट आएगा। मतलब जो लाइन है वो कंटिन्यू हो रही है, पिछली लाइन कंटिन्यू हो रही है और जब हमारा मल्टी लाइन स्टेटमेंट सारी लाइन्स लिखनी हो जाएँगी, तो उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो इंटरप्रेटर है उसको पता चल जाएगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो खत्म हो गई हैं और अब इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं और इनको डाटा रिट्रीव करवाना है या जो भी हमने कहा है कमांड दिया है, वो कमांड काम करना स्टार्ट कर देगी। फिर हम देखते हैं डाटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स। डाटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करें तो एक डाटाबेस में एक से ज्यादा रिलेशंस भी हो सकते हैं और एक रिलेशन भी हो सकता है। रिलेशन मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेबल है, कोई भी कंफ्यूज ना हो। रिलेशन का मीनिंग टेबल है, मैंने अलग से लिख भी दिया है, आप अपनी बुक में भी अलग से रिलेशन इज इक्वल टू टेबल करके लिख लें, कॉलम इज इक्वल टू एट्रीब्यूट करके लिख लें और रोज इक्वल टू फील्ड्स करके लिख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये आपको समझ में नहीं आएंगे तो पूरे चैप्टर में आप जब भी थ्योरी पढ़ने लगेंगे, कुछ समझने लगेंगे, आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए ये लिख लें। रिलेशंस टेबल होती हैं और एट्रीब्यूट्स कॉलम होते हैं। एक डाटाबेस में बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, कम रिलेशन भी हो सकते हैं और उन रिलेशन में एट्रीब्यूट्स होते हैं। हर एट्रीब्यूट का एक डाटा टाइप होता है और उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। डाटा टाइप हमेशा ज़रूरी होता है, कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी नहीं होते हैं। डाटा टाइप का मीनिंग है कि अगर जो एक कॉलम है वो रोल नंबर का कॉलम है, तो रोल नंबर में तो इंटीजर ही आएँगे ना, 1, 2, 3। रोल नंबर में कभी भी अल्फाबेट्स तो आ नहीं सकते, रोल नंबर में हमेशा इंटीजर ही आएँगे। तो उसका लिए हम क्या कर देंगे, डाटा टाइप रख देंगे इंट, कि मतलब अब इसमें इंटीजर वैल्यूज़ ही आएँगी। जो डाटा टाइप होता है एक एट्रीब्यूट का, वो हमें बताता है कि किस तरह का डाटा वो एट्रीब्यूट ले सकता है, किस तरह के डाटा वैल्यूज़ हम एट्रीब्यूट के अंदर डाल सकते हैं। जो डाटा टाइप है एट्रीब्यूट का, वो ये डिसाइड करता है कि ऑपरेशंस कैसे होंगे। जैसे जब आपने पाइथन पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उन पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पर ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो कैरेक्टर डाटा होता है, मतलब जिसमें अल्फाबेट्स हैं, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। अब मैं आपको डाटा टाइप्स बताता हूँ। मेनली 5 डाटा टाइप्स हमें इसमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ चार, सेकंड varchar, थर्ड इंट, फ्लोट एंड डेट। ये जो इंट है और फ्लोट है, जिन्होंने पाइथन पढ़ी है उनको पता होगा, ये वहाँ पर भी थे। जो चार है, varchar है और डेट है, ये 3 वहाँ पर नहीं थे। तो मैं आपको चार और varchar पहले समझा देता हूँ, फिर हम इंट, फ्लोट और डेट पढ़ेंगे। चार में अगर हम समझें तो चार का मतलब होता है कैरेक्टर टाइप डाटा, जिसकी लेंथ 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। मतलब आप अगर जो एक वर्ड लिखते हैं कैरेक्टर में या फिर 5 वर्ड्स लिखते हैं, तो उनकी अगर जो एक एट्रीब्यूट में आपने चार डाटा टाइप डाल दिया, तो उसके बाद आप 255 स्पेसेस तक लिख सकते हैं। जैसे अगर जो आपने उसमें डाला cat 10, तो अब 10 स्पेसेस रिजर्व हो गए हैं। अब 10 स्पेसेस तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर जो आपने उन 10 स्पेसेस में कुछ नहीं लिखा, मान लीजिए कंप्लीटली 10 स्पेसेस नहीं भरे, मैंने सिर्फ नेम लिख दिया, NAME नेम। उसके बाद 4 स्पेसेस के बाद 6 स्पेसेस एम्प्टी रह गए। तो वो जो 6 स्पेसेस हैं, उन पर वो क्या कर देगा, रिजर्व स्पेसेस रखेगा उन्हें, वहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा। लेकिन वो अब स्पेसेस और किसी यूज़ में नहीं हो सकते। उनको ये क्या करेगा, स्पेसेस के साथ फिल अप कर देगा, पैड कर देगा विद स्पेसेस। उसके बाद हम बात करते हैं varchar की। अगर जो आपको लंबा डाटा लिखना है, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लंबी है, ये मेरे ख्याल से 255 वर्ड से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 255 1, 2, 3 ऐसे करके 255 से ज़्यादा होंगे। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, varchar यूज़ करते हैं। varchar की जो लिमिट है वो ज़्यादा है, 65,535 इसकी लिमिट है। ये लिमिट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप char की लिमिट याद रख सकते हैं, इसकी लिमिट तो नहीं आएगी एग्जाम में। और varchar एक वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप है, मतलब अगर जो आपने varchar में इसकी तरह 10 डाल दिया, varchar 10, और उसमें आपने सिर्फ नेम डाला NAME, तो वो जो क्या करेगा, वो स्पेस को खाली छोड़ देगा। वहाँ पर चार की तरह नहीं होगा कि वो रिजर्व्ड ही रहेगा। अगर जो आपको नहीं डालना है तो टेबल छोटी हो जाएगी, जो कॉलम है वो छोटा हो जाएगा, अगले कॉलम को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ऐसा varchar में हो सकता है। वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप होता है क्योंकि यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं इंट की। मैंने आपको चार और varchar में दोनों में डिफरेंस बता दिया कि जो varchar है वो वेरिएबल लेंथ है, मतलब अगर जो आपको स्पेसेस नहीं छुड़वाने हैं आपके लिखने के बाद, तो उस केस में आप varchar यूज़ करेंगे और अगर जो आपको रिजर्व्ड स्पेसेस रखने हैं तो उसके लिए आप चार यूज़ करेंगे। फिर हम बात करते हैं इंट की। तो इंट क्या करता है, इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, सबको पता है, और इसमें जो वैल्यू है, हर वैल्यू के पास
4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज होती है। जो इसमें वैल्यूज है वो माइनस इस वैल्यू से लेकर प्लस सेम वैल्यू तक जा सकती हैं। और लार्जर वैल्यूज अगर जो है तो उसके लिए हम बिग इंटीजर यूज करेंगे। लार्जर वैल्यूज का मतलब अगर जो आपको कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो इस के अंडर आ ही नहीं रही है, इस माइनस से लेकर इस पॉजिटिव तक आ ही नहीं रही है, इससे भी बड़ा नंबर है या इससे भी नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिग इंटीजर का यूज करेंगे, बिग इंट का यूज करेंगे, जिसमें हर फिर नंबर क्या लेगा, 8 बाइट्स ऑफ स्टोरेज लेगा, स्टोरेज डबल हो जाएगी। तो इसलिए हम जब हमें यूज नहीं है बिग इंट का तो हम इंट ही यूज करेंगे। और हमारी केस में तो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें इंट का ही यूज होगा, बिग इंट का हमें कहीं भी यूज नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं फ्लोट की, तो फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स आते हैं और ये भी 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज लेता है हर इंटीजर के लिए, हर वैल्यू के लिए। डेट की बात करें तो डेट में आपको ये याद रखना है कि क्या यहाँ पर फॉर्मेट रहता है। इसका फॉर्मेट रहता है पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। रेंज इसकी ये होती है 1 जनवरी 1000 से लेके 31 दिसंबर 9999 तक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंस्टेंट्स की। हमने डाटा टाइप्स कवर कर लिए, कंस्टेंट्स हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। कंस्टेंट्स कुछ तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हम डाटा वैल्यूज पे लगा सकते हैं, जो हम एक एट्रीब्यूट ले सकता है। मतलब एक एट्रीब्यूट के ऊपर हम एक कंस्टेंट लगा देते हैं। जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर हम एक क्या करते हैं, कंस्टेंट लगा देते हैं। अब वो कॉलम उसी कंस्टेंट के हिसाब से डाटा ले सकता है। और कंस्टेंट हम क्यों लगाते हैं, ये हमें एंश्योर करते हैं कि जो डाटा है उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बनी रहे। और कंस्टेंट्स मैंडेटरी नहीं होते। हो सकता है आपके एट्रीब्यूट के पास कंस्टेंट हो सकता है ना हो। किसी टेबल में अगर जो 5 एट्रीब्यूट है, हो सकता है किसी एक के पास कंस्टेंट हो, बाकी चारों के पास ना हो, या फिर हो सकता है पांचों के पास कंस्टेंट हो अलग-अलग तरह के, या फिर सेम सेम, कुछ भी हो सकता है। तो कंस्टेंट्स जैसी आपकी मर्जी चाहे वैसे आप लगा सकते हैं एक बार इनके रूल समझने के बाद। तो फर्स्ट हमारा कंस्टेंट है, और भी कंस्टेंट्स होते हैं। फिलहाल के लिए हम यही 5 कंस्टेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे और भी कंस्टेंट्स आएँगे। फर्स्ट हमारे पास कंस्टेंट है नॉट नल। नॉट नल का मीनिंग है कि अगर जो इसमें एक कॉलम में हमने नॉट नल लगा दिया, तो इसके बाद कोई भी रो नल वैल्यू नहीं ले सकती। ये कॉलम में एंश्योर करेगी कि हर जगह पर कोई ना कोई वैल्यू हो। मतलब अगर जो रोल नंबर में आपने नॉट नल लगा दिया, तो उसके इसमें 1, 2, 3, 4, उसके बाद आप खाली स्पेस छोड़ के सीधा 6 नहीं लिख सकते, या फिर खाली स्पेस छोड़ के 5 नहीं लिख सकते। वो जो खाली स्पेस छोड़ा है वहाँ पे भी आपको कोई नंबर फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद होता है यूनिक। यूनिक होता है कि ये कॉलम में देखता है कि हमेशा जो नंबर्स हैं वो यूनिक बने रहें, हर वैल्यू अलग-अलग हो। यूनिक जब आपने लगा दिया, मतलब रोल नंबर में आपने यूनिक लगा दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आप करेंगे रोल नंबर, वो हमेशा यूनिक होने चाहिए। अगर जो आपने गलती से 2 बार 5 लगा दिया, 2 बार 6 लगा दिया, तो ये आपको बता देगा कि आपने गलती कर दिया, 2 बार 5 नहीं आ सकता, 2 बार 6 नहीं आ सकता। इस एट्रीब्यूट पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड है कंस्ट्रेंट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या कहता है कि एक टेबल में जो एक कॉलम है जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट लगाया गया है, उसमें हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। अगर जो उसमें से किसी भी रो के पास कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, तो उस केस में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, वो आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिट कर दी कि ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आप जो पूरा का पूरा है उसमें आप खाली स्पेसेस छोड़ते चले जाइए, आपको 10 लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 आ जाएगी अपने आप कि क्लास ये 10 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की हमेशा ये एंश्योर करती है कि जो कॉलम है, उसमें हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे रोल नंबर मैंने आपको बताया था यूनिक लगा सकते हैं ताकि यूनिक वैल्यूज़ बनी रहे। प्राइमरी की भी यूनिक वैल्यूज़ बनाए रखेगी ताकि अगर जो आपको कभी भी कोई रोल नंबर सर्च करना है तो आपके पास 2 कन्फ्यूजन में ना हो। हमेशा अगर जो प्राइमरी की टेबल में लगी हुई है किसी भी एक एट्रिब्यूट के ऊपर, रिलेशन में किसी भी एक एट्रिब्यूट के ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, तो उस केस में जो रो है, हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है। फिर होती है फॉरेन की। फॉरेन की प्राइमरी की को एक दूसरी की से जोड़ती है दूसरी टेबल में। 2 टेबल को जोड़ने का काम करती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, एक रिलेशन के एक कॉलम को दूसरे रिलेशन के एट्रिब्यूट जिसपे प्राइमरी की लगी हुई है, उससे जोड़ती है। बाकी प्राइमरी की और जो फॉरेन की है, ये दोनों चैप्टर 7 में बहुत ही डिटेल में आई हुई हैं, तो वहाँ पर आप इनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इनका और क्या मीनिंग होता है और क्या-क्या हम इनसे करवा सकते हैं। हम इनको क्यों-क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। आज के लिए हमने इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड डाटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स पढ़ लिए हैं। थ्योरी यहाँ पर मोस्टली खत्म हो गई है। अब जो भी है प्रैक्टिकल बचा है, प्रैक्टिकल डाटा डेफिनिशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा क्वेरी एंड डाटा अपडेशन डिलीशन। ये मोस्ट प्रोबेबली 3 क्लासेस होंगी और डाटा डेफिनिशन की एक, फिर डाटा मैनिपुलेशन की एक और डाटा क्वेरी एंड अपडेशन डिलीशन की एक। मोस्ट प्रोबेबली है, हो सकता है कुछ चेंजेस भी हों प्लान में। तो यहाँ पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट क्लासेस में क्या-क्या हो सकता है, और माई एसक्यूएल जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लें अपने पीसीज़ में, लैपटॉप्स में, या फिर अगर जो आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर समझ लें, उनको लिख लें, जो चीज़ें हैं उनको लिख लें या फिर मार्क कर लें बुक में, और फिर उसके बाद स्कूल में जाकर प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।